आज का लेक्चर ज्योमेट्री के पीवाईक्यूज का पार्ट 2 है। अगर आपने पार्ट 1 अभी तक नहीं देखा तो मैं आई बटन में उसका लिंक डाल दूंगा। आप इस वीडियो को देखने से पहले उसको ज़रूर देख लेना ताकि आपकी कॉन्सेप्ट थोड़े और क्लियर हो जाए। तो चलो बिना देर करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टाइप 3 में हम करने वाले हैं टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि फॉलोइंग सेट्स में से कौन सा सेट रिप्रेजेंट कर रहा है साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। और हम सबको पता है कि राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होती है। तो सबसे बेसिक ट्रिपलेट क्या होती है? बेसिक ट्रिपलेट जो हम सब ने सुनी हुई है, 3, 4 और 5, जिसमें ये सबसे बड़ी जो साइड होती है इसको हम क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस। और बाकी की दो साइड्स कुछ भी हो सकती हैं, या तो परपेंडिकुलर हो सकती हैं या फिर बेस हो सकती है। ठीक है, अब देखो इसमें पाइथागोरस थ्योरम कैसे अप्लाई हो रही है कि दो साइड के स्क्वायर का सम, यानी कि 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इक्वल होगा थर्ड साइड के स्क्वायर के। तो मतलब जो सबसे बड़ी साइड होगी तो 5 का स्क्वायर, तो ये हो गया 9 प्लस 16 इज इक्वल टू 25। तो देखो एल एच एस इक्वल आ गया आर एच एस के। तो ये होती है एक बेसिक ट्रिपलेट। तो आपको ऐसी और कितनी ट्रिपलेट्स याद रखनी है वो मैं नीचे लिख देता हूँ। एक तो हो गई 3, 4, 5, फिर हो जाएगी 5, 12, 13, 7, 24, 25, 9, 40, 41, फिर 11, 60, 61, फिर 12, 35, 37, और एक होती है 13, 84, 85, और होती है 16, 63, 65, और 20, 21, 29, और एक होती है 28, 45, 53, और होती है 33, 56, 65, और होती है 36, 77, 85, 39, 80, 89, 48, 55, 73, और एक लास्ट होती है 65, 72, 97। और एक जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के फॉर्म में होती है वो होती है एक्स स्क्वायर माइनस 1, 2x, और एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो इसमें जितनी भी ये सबसे बड़ी साइड्स है ना, ये क्या होती है? हाइपोटेनस। यानी कि ये हाइपोटेनस हो गई, ऐसे ही ये। तो ये चलता रहेगा, जो जितनी भी बड़ी साइड्स है ना सारी, ये सारी इन ट्रिपलेट्स में हाइपोटेनस है। तो अब इन्होंने क्वेश्चन में क्या बोला था कि कौन सा सेट रिप्रेजेंट कर रहा है साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। तो देखो ये ट्रिपलेट होती है? नहीं होती। और एक चीज़ आपको और बता देता हूँ कि जैसे ये तो देखो बेस ट्रिपलेट्स हैं। ये जितनी भी मैंने लिखी है ना यहाँ पे, ये हो गई, ये हो गई, ये सारी बेस ट्रिपलेट्स हैं। अगर इनको मैं किसी नंबर से मल्टीप्लाई भी कर दूंगा ना तो भी वो ट्रिपलेट ही फॉर्म करेंगी। जैसे मैं इसको देखो, अगर मल्टीप्लाई कर दूं 2 से, तो ये साइड्स कितनी बन जाएगी? 10, 24 और 26। तो ये सारी साइड्स भी क्या होंगी? साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। मतलब ये सारी भी एक ट्रिपलेट फॉर्म करेंगी, साइड्स ऑफ राइट एंगल्ड ट्राइंगल। ठीक है, तो देखो ये ट्रिपलेट फॉर्म नहीं कर रही थी, इसलिए ये आंसर नहीं है। ये ट्रिपलेट फॉर्म नहीं कर रही क्योंकि ट्रिपलेट क्या होती है? 8, 15, 17, तो इसलिए ये नहीं है। फिर क्या होती है? 5, 12, 13 होती है। देखो ये तो कोई ट्रिपलेट नहीं बन रही, तो ये भी आंसर नहीं है। ये देखो 5, 12, 13, तो इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट करते हैं। देखो इसमें भी सेम चीज़ पूछी है कि कौन सी साइड्स है राइट एंगल ट्राइंगल की। अब फर्स्ट ऑप्शन में क्या है? 6, 7 और 10। तो देखो ये कोई ट्रिपलेट फॉर्म नहीं कर रही, इसलिए आंसर नहीं है हमारा। अगर इसकी जगह ये लिखा होता 6, 8 और 10, तब मैं बोल सकता था कि ये साइड्स है राइट एंगल ट्राइंगल की। कैसे? क्योंकि देखो मुझे पता है ट्रिपलेट क्या होती है, 3, 4, 5, 3, 4, 5। तो हमने बेसिक ट्रिपलेट को बस किससे मल्टीप्लाई कर दिया? 2 से। तो इसलिए ये साइड्स भी क्या हो जाती? राइट एंगल ट्राइंगल की साइड्स हो जाती। पर इन्होंने 6, 7, 10 दे दिया, तो इसलिए ये हमारा आंसर नहीं है। फिर 5, 11, 13, जबकि ट्रिपलेट क्या होती है? 5, 12, 13, तो इसलिए ये भी आंसर नहीं है। फिर 16, 31 और 34। अब देखो ये इन्होंने कैसे क्या लिख रखा है? अगर इसकी जगह लिखा होता 16, 30 और 34, तो मैं बोलता कि ये साइड्स होती राइट एंगल ट्राइंगल की। कैसे? क्योंकि मुझे पता है बेसिक ट्रिपलेट 8, 15, 17। तो इसको अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता तो मेरे पास ये साइड्स बन जाती, और ये भी राइट एंगल ट्राइंगल की साइड्स होती। तो इसलिए ये भी ऑप्शन मेरा आंसर नहीं है। तो बचा क्या ऑप्शन? ऑप्शन नंबर डी मेरा आंसर होगा। 12, 16 और 20। अब देखो ये किससे किससे बना है? बेसिक ट्रिपलेट देखो 3, 4 और 5। अब अगर इस बेसिक ट्रिपलेट को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूं हर साइड को, तो ये साइड तो बन जाएगी 3 × 4, ऐसी 4 × 4 और 5 × 4। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी मेरा आंसर होगा। नेक्स्ट करते हैं। इसमें बोला है कि ट्रायंगल ABC में
एंगल बी ए सी 30 डिग्री है, तो मैंने पहले ड्रॉ करा एक ट्राइंगल ए बी सी, फिर बी ए सी 30 डिग्री, तो मतलब ये वाला एंगल 30 डिग्री। एंगल बी सी है 60 डिग्री, तो मतलब ये वाला एंगल 60 डिग्री। तो एंगल सम प्रॉपर्टी से एंगल ए बी सी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। ठीक है, मतलब ये जो ट्राइंगल है ये राइट एंगल ट्राइंगल है। फिर इन्होंने देखा है कि ए सी 13 सेंटीमीटर है, तो ये हो गई 13 सेंटीमीटर। ए बी 12 सेंटीमीटर, तो देखो ये 12 सेंटीमीटर। अब हमने ट्रिपलेट कौन सी याद करी थी, जो देखो यहाँ पे अप्लाई होगी, ट्रिपलेट अप्लाई हो रही है यहाँ पे, 5 12 13। ये दो साइड्स इन्होंने दे रखी है हमें, है ना। रिमेनिंग साइड कितनी हो गई, 5 सेंटीमीटर। ये इन्होंने हमसे पूछा था बीसी की लेंथ, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी मेरा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं। देखो इसमें क्या बोला है कि अगर ये साइड्स हैं ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल, तो बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी इट्स हाइपोटेनस। तो अभी मैंने आपको ये ट्रिपलेट याद कराई थी कि एक्स स्क्वायर माइनस वन, 2x और एक्स स्क्वायर प्लस वन, जिसमें से सबसे बड़ी साइड क्या होती है, हाइपोटेनस। तो ये होगी हाइपोटेनस, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए मेरा आंसर होगा। इसमें दिया है कि हाइपोटेनस ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल इज 29 सेंटीमीटर। ठीक है, मैंने बना दिया एक राइट एंगल ट्रायंगल, ये होगी इसकी हाइपोटेनस 29 सेंटीमीटर। अब 29 देखते ही मुझे ट्रिपलेट याद आनी चाहिए, कौन सी, 20 21 29। मतलब यहाँ पे शायद ही ट्रिपलेट अप्लाई हो रही हो, तो दो साइड्स कितनी हो जाएगी इसकी रिमेनिंग, 20 और 21। पर इसको चेक भी कर लेते हैं। आगे वाली लाइन में क्या बोला है कि सम ऑफ द अदर टू साइड इज 41 सेंटीमीटर। तो देखो मैच हो रहा है कि इन दोनों का सम कितना बन रहा है, 41। तो मतलब जो ट्रिपलेट है वो ये अप्लाई हो रही है। फिर बोला है कि द डिफरेंस बिटवीन द अदर टू साइड्स, तो इन दोनों का हमें डिफरेंस बताना है। तो डिफरेंस कितना हो जाएगा, 21 माइनस 20, यानी कि 1 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर डी। इसमें बोला है कि ए बी सी एक ट्राइंगल है जो बी पे राइट एंगल है। तो सबसे पहले हमने एक ट्राइंगल ड्रॉ करा, राइट एंगल, ए बी सी, बी पे राइट एंगल है। फिर बोला है कि एंगल सी 60 डिग्री है। ठीक है, ये एंगल हो गया 60 डिग्री। और ए बी इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। ठीक है, ये पूरी लेंथ कितनी है, 3 सेंटीमीटर। फिर हमसे बी सी और ए सी की लेंथ पूछी है। तो आपको देखो एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो याद होनी चाहिए कि जब भी राइट एंगल ट्राइंगल में एक एंगल 60 डिग्री होगा ना, तो उसके सामने वाली लेंथ हमेशा क्या होती है, √3। और बेस जो लेंथ होती है बी सी वो क्या होती है, 1। और हाइपोटेनस होती है हमेशा 2। तो बस आपको ये याद रखना था। तो अब देखो √3 की जगह यहाँ पे क्या लिखा होता, 3। तो मतलब किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, √3 से। तो एक की जगह क्या हो जाएगा, इसको भी आप √3 से मल्टीप्लाई कर दो। तो मतलब बी सी की लेंथ हो गई √3 सेंटीमीटर। और ए सी की लेंथ कितनी हो जाएगी ऐसे ही, 2 इंटू √3 कर दो, तो ये हो जाएगी 2 √3 सेंटीमीटर। तो हमसे बी सी और ए सी की लेंथ पूछी थी, तो √3 और 2 √3, ऑप्शन नंबर सी मेरा आंसर हो जाएगा। इसमें बोला है कि ट्रायंगल पी क्यू आर में एस एक पॉइंट है ऑन द साइड क्यू आर। ठीक है, मैंने पहले बना दिया ट्रायंगल पी क्यू आर। फिर बोला है कि पी एस परपेंडिकुलर है क्यू आर पे, तो ये बन गया परपेंडिकुलर पी एस क्यू आर पे। तो बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज ट्रू। तो देखो एक प्रॉपर्टी होती है पी क्यू स्क्वायर प्लस एस आर स्क्वायर, तो मतलब ऑप्शन नंबर बी मेरा आंसर होगा। ये आपको देखो डायरेक्ट भी याद होनी चाहिए, बाकी आपको मैं इसको निकाल के दिखा देता हूँ। देखो आप पहले फोकस करो इस छोटे वाले ट्रायंगल पे। तो ये भी तो राइट एंगल ट्रायंगल हुआ ना, पी एस क्यू। मैं बात कर रहा हूँ ट्रायंगल पी क्यू एस की। तो इसमें पी क्यू स्क्वायर कितना हो जाएगा, पी एस स्क्वायर प्लस क्यू एस स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम लगा दी मैंने। तो आप बताओ पी एस स्क्वायर कितनी हो जाएगी, पी क्यू स्क्वायर माइनस क्यू एस स्क्वायर। ठीक है, ये बन गई मेरी फर्स्ट इक्वेशन। अब आप फोकस करो ट्रायंगल पी एस आर पे, यानी कि मैं इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ। तो इसमें भी हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो पी आर स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा पी एस स्क्वायर प्लस एस आर स्क्वायर। तो यहाँ से भी मैं पी एस स्क्वायर बोल सकता हूँ, पी आर स्क्वायर माइनस एस आर स्क्वायर। ये बन गई सेकेंड इक्वेशन। तो देखो पी एस स्क्वायर तो दोनों में इक्वल है, दोनों में कॉमन है मतलब, तो बस इन दोनों को आप इक्वल पुट कर दो। तो पी क्यू स्क्वायर माइनस क्यू एस स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर माइनस एस आर स्क्वायर। तो माइनस वालों को मैं उधर भेज देता हूँ। तो पी क्यू स्क्वायर प्लस एस आर स्क्वायर इक्वल हो जाएगा पी आर स्क्वायर प्लस क्यू एस स्क्वायर के। तो ये कौन से ऑप्शन में था, ये तो ऑप्शन नंबर बी में, इसलिए बी मेरा आंसर हो जाएगा। बाकी आप इसको डायरेक्टली ऐसे याद रखना
कि इस साइड का स्क्वायर प्लस इस साइड का स्क्वायर, ठीक है, इक्वल होता है इस साइड का स्क्वायर प्लस इस साइड का स्क्वायर। ठीक है, आपको ऐसे मेंटली इमेजिन करना है और आपको याद रखना है। नेक्स्ट करते हैं। इसमें हमें देखो तीनों साइड्स की लेंथ दे रखी है 3, 4 और 5, और बोला है कि रेशो बताओ ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग ऑल्टीट्यूड्स, मतलब हाइट्स की रेशो बतानी है। तो देखो अगर साइड्स की रेशो है मेरे पास 3, 4, 5, ये मेरे पास साइड की रेशो है, तो हाइट की रेशो क्या होती है, इसकी ऑपोजिट, इनवर्स, यानी कि 1/3, रेशो 1/4, रेशो 1/5। तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं इनके एलसीएम से मल्टीप्लाई कर देता हूँ उस रेशो को। तो 3, 4, 5 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 60। तो मैंने इस पूरे को 60 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो अब रेशो कितनी बन जाएगी, 60/3, रेशो 60/4, रेशो 60/5, 3 से काट देते हैं 20, 15 और ये 12, तो रेशो आ गई 20, 15 और 12, इसलिए ऑप्शन नंबर डी मेरा आंसर होगा। इसमें हमारे पास एरिया ट्रायंगल का 486 और साइड्स की रेशो है 3:4:5। फिर हमसे उस ट्रायंगल का पेरीमीटर पूछा है। तो अब देखो ये साइड्स की रेशो देखते ही आपको याद आनी चाहिए ट्रिपलेट 3, 4, 5। तो यानी कि ये जो ट्रायंगल है ये राइट एंगल ट्रायंगल है। भले इन्होंने एक्सप्लिसिटली बोला नहीं हुआ क्वेश्चन में, पर आपको समझ में आना चाहिए ये साइड्स देखते ही। तो जब भी हम रेशो हटाते हैं तो हम एक्स लगा देते हैं, तो मतलब एक्चुअल साइड्स कितनी होंगी, 3x, 4x और 5x। और मैंने बोला जो सबसे लार्जेस्ट साइड है वो क्या होती है हमेशा, हाइपोटेनस। और बाकी की दो साइड्स कुछ भी हो सकती हैं, इनमें से कोई भी एक या तो परपेंडिकुलर हो सकती है या फिर बेस हो सकती है। तो अब बताओ एरिया क्या होगा, एरिया होता है हाफ बेस इंटू हाइट। हाइट बोलो या परपेंडिकुलर बोलो एक ही बात होती है। तो यहाँ पे आप लिख दो हाफ इंटू 3x इंटू 4x, और एरिया इन्होंने कितना इक्वल दे रखा है हमें, 486 के, तो इक्वल पुट कर दो 486। तो 2 से कट गया ये 2 पे, तो 6x² आ गया 486, 6 से कट गया ये 81, x² आ गया मेरे पास 81, तो यहाँ से x आ जाएगा 9। अब इन्होंने क्या पूछा था, पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल। तो बताओ पेरीमीटर कितना हो जाएगा, पेरीमीटर मैं दूसरे पेन से करता हूँ। पेरीमीटर हो जाएगा 3x प्लस 4x प्लस 5x, यानी कि 7, 5, 12 x, और x की वैल्यू कितनी निकल के आई 9, तो 12 इंटू 9 यानी कि 108 सेंटीमीटर मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। देखो इसमें हमें दे रखा है कि राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर साइड्स का डिफरेंस है 2 सेंटीमीटर और उसका एरिया है 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमें उस ट्रायंगल का पेरीमीटर बताना है। तो सबसे पहले मैंने बनाया एक राइट एंगल ट्रायंगल, ये राइट एंगल है। अब परपेंडिकुलर को मैंने ए बोल दिया, बेस को मैंने बी बोल दिया और हाइपोटेनस को मैंने सी बोल दिया। तो इन्होंने ए माइनस बी दे रखा है हमें 2 सेंटीमीटर, और एरिया दे रखा है 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया कितना होता है, एरिया होता है हाफ बेस इंटू हाइट या फिर परपेंडिकुलर। तो एरिया दे रखा था 24, इक्वेट कर दो बस, हाफ बेस हमने बी माना है तो बी, और परपेंडिकुलर है ए तो इंटू ए। तो यहाँ से देखो ए बी कितना आ गया 48। अब देखो मेरे पास दो इक्वेशन है, ए माइनस बी 2, इसको अब सेंटीमीटर हटा दो यहाँ से 2 मिनट के लिए। ए माइनस बी मेरे पास 2 है और ए बी 48 है। तो अब देखो हिट एंड ट्रायल से आप ऐसी दो वैल्यूज निकालो जिनका प्रोडक्ट तो कितना हो 48, प्रोडक्ट तो 48 और डिफरेंस हो 2। तो अगर मैं ए की जगह 8 लिख दूँ और बी की जगह 6 लिख दूँ, तो देखो 8 इंटू 6 कितना हो गया 48। तो यहाँ पे तो मैच हो गया, और ऊपर भी मैच करते हैं, इनका डिफरेंस 2 आना चाहिए। तो 8 माइनस 6 कितना आ गया 2, तो मतलब दोनों इक्वेशन मैच हो गई। तो एक्चुअल वैल्यूज आ गई ए की कि ये हो गया 8 सेंटीमीटर और बी हो गया 6 सेंटीमीटर। अब देखो आप एक ट्रिपलेट याद करो, 3, 4, 5, 3, 4, 5। तो यहाँ पे देखो हमने 3 की जगह 6 लिखा हुआ है मतलब 2 से मल्टीप्लाई, 4 की जगह 8 लिखा हुआ है मतलब 2 से मल्टीप्लाई। तो सी कितना हो जाएगा एक्चुअल में, 5 को भी आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो 10 सेंटीमीटर। तो ये आ गई इनकी एक्चुअल वैल्यूज़, यानी कि 8, 6 और 10। तो पेरीमीटर कितना हो जाएगा, पेरीमीटर हो जाएगा 6 प्लस 8 प्लस 10 यानी कि 24 सेंटीमीटर, इसलिए ऑप्शन नंबर ए मेरा आंसर होगा। इसमें दिया है कि ट्रायंगल की साइड्स है 3, 4 और 5 सेंटीमीटर। तो देखो साइड्स पढ़ते ही हमें समझ में आ जाना चाहिए कि ये ट्रिपलेट फॉर्म करती हैं। तो इस हिसाब से ट्रायंगल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक राइट एंगल ट्रायंगल। तो भले इन्होंने एक्सप्लिसिटली बोला नहीं था क्वेश्चन में, पर हम समझ गए साइड्स पढ़ते ही।
फिर बोले कि लेंथ बताओ हमें परपेंडिकुलर की, ड्रॉन फ्रॉम द ऑपोजिट वर्टेक्स टू द साइड जिसकी लेंथ है 5 सेंटीमीटर। तो 5 सेंटीमीटर कौन सी लेंथ होगी? ये होगी हाइपोटेनस, सबसे बड़ी लेंथ है ये। तो मैं हाइपोटेनस पे जो हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ करा है ना, हमें उसकी लेंथ बतानी है। तो सबसे पहले मैं एक डायग्राम ड्रॉ करता हूँ। ये बन गया राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी, मैंने एंगल बी पे राइट एंगल मान लिया। फिर साइड्स कितनी थी? 3, 4 और 5। तो बोला है कि ऑपोजिट वर्टेक्स यानी बी से जब हम हाइपोटेनस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो उसकी लेंथ बताओ। तो हमने उसको बी डी मान लिया, तो हमें बी डी की वैल्यू बतानी है। तो अब देखो ये वाला जो डायग्राम है ना, इस डायग्राम से एसएससी में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मतलब ऐसा एक राइट एंगल ट्राइंगल होगा और फिर हाइपोटेनस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ रखा होगा। तो जब भी ये डायग्राम बने ना, तो आपको कुछ कंक्लूजन याद रखने हैं जो मैं आपको अभी लिखवा रहा हूँ। सबसे पहले तो जो उन्होंने पूछा है पहले वो लिख देते हैं कि बी डी की वैल्यू होती है ए बी इंटू बी सी अपॉन ए सी। ये कंक्लूजन है। तो आप देखो उसको ऐसे मेंटली इमेजिन करना कि बी डी की वैल्यू मतलब इसकी वैल्यू होगी ए बी ये वाली लेंथ इंटू ये वाली लेंथ और अपॉन में ये बड़ी वाली लेंथ। और बी डी में एक तरीके से और निकाल सकता हूँ कि बी डी का स्क्वायर होता है ए डी इंटू डी सी, यानी कि इसका स्क्वायर इज इक्वल टू दिस इंटू दिस। तो अभी मैं फर्स्ट वाले से ही निकाल सकता हूँ उसकी वैल्यू कि ए बी हमें दे रखी है 3, बी सी है 4 और अपॉन ए सी है 5। तो 12/5 ये आ गया 2.4 सेंटीमीटर, इसलिए ऑप्शन नंबर ए मेरा आंसर होगा। अब मैं आपको बाकी के कंक्लूजन में लिखवा देता हूँ। सेकंड है ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी इंटू ए सी, यानी कि ये वाली जो लेंथ है इसका अगर मैं स्क्वायर करूँ तो वो इक्वल होगा ये वाली लेंथ, जो मतलब देखो इससे एकदम टच हो रखी है, ये टच हो रखी है ना यहाँ पे, तो ये छोटी वाली लेंथ और फिर ये बड़ी वाली लेंथ। तो ऐसी और मैं लिख सकता हूँ बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू सी डी इंटू ए सी। तो देखो ये वाली लेंथ का स्क्वायर, तो इससे टच कौन सी हो रखी है? देखो ये वाली लेंथ टच हो रखी है सी डी छोटी, और फिर ये बड़ी वाली लेंथ। ठीक है ना? तो ये हो गया सेकंड कंक्लूजन। थर्ड क्या होगा? थर्ड होगा ए बी स्क्वायर अपॉन बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी अपॉन डी सी। तो देखो ये वाली लेंथ का स्क्वायर अपॉन ये वाली लेंथ का स्क्वायर इक्वल होता है ए डी अपॉन डी सी के। ठीक है? और फोर्थ कंक्लूजन क्या है? इसमें देखो हम एरिया की बात करते हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल, बड़ा वाला ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है? मतलब ये बड़ा वाला ट्राइंगल। ठीक है? रेशो एरिया ऑफ ट्राइंगल छोटा वाला ए डी बी, ए डी बी। ठीक है ना? ये वाला ट्राइंगल। और रेशो ऑफ ट्राइंगल एरिया ऑफ बी सी डी, ट्राइंगल बी सी डी। अब हम बात कर रहे हैं इस वाले ट्राइंगल की। तो ये जो रेशो होती है ना एरिया की, ये इक्वल होती है इनके हाइपोटेनस के स्क्वायर के। तो देखो ट्राइंगल ए बी सी में क्या हाइपोटेनस है? आप इसमें हाइपोटेनस बताओ मुझे। ए सी है ना, तो लिख दो ए सी का स्क्वायर रेशो। अब ए डी बी की बात करते हैं। तो देखो ए डी बी में हाइपोटेनस क्या होगी? देखो ये भी तो राइट एंगल ट्राइंगल, यहाँ पे भी तो राइट एंगल बन रहा है ना, तो हाइपोटेनस क्या हो जाएगी इसके सामने वाली साइड? ए बी। तो लिख दो ए बी का स्क्वायर। और ट्राइंगल बी सी डी, तो बी सी डी में देखो कौन सी हाइपोटेनस है? ये ना हाइपोटेनस बी सी, तो मतलब बी सी का स्क्वायर। तो ये कुछ कंक्लूजन है जो आपको याद रखने हैं। आपका मतलब आंसर ना बहुत जल्दी आ जाएगा अगर आप इनको याद कर लोगे। ठीक है? अब नेक्स्ट करते हैं। इसमें दिया है कि साइड्स है ट्राइंगल की 20 और 29 सेंटीमीटर। अच्छा देखो इंग्लिश में मिसिंग है, हिंदी में दे रखा है कि साइड्स है 20, 21 और 29। तो ये साइड्स पढ़ते ही मुझे समझ में आ गया कि ये ट्रिपलेट फॉर्म कर रही हैं, तो मतलब ट्राइंगल फिर से क्या है? राइट एंगल ट्राइंगल है। फिर बोला है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल बताओ फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल। तो देखो ये बन गया एक राइट एंगल ट्राइंगल। फिर बोला इनके मिड पॉइंट, मतलब ये मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट। तो इनको जो हमने ज्वाइन करा ना, तो जो ट्राइंगल बना हमें उसका एरिया बताना है। मतलब ये जो शेडेड रीजन है इसका हमें एरिया बताना है। तो जब भी हम मिड पॉइंट को ज्वाइन करके एक ट्राइंगल बनाते हैं ना, तो उसका एरिया हमेशा क्या होता है? 1/4 ऑफ द बिगर ट्राइंगल। बिगर ट्राइंगल कौन सा है? ये बड़ा वाला ट्राइंगल। तो इसकी साइड्स इन्होंने कितनी दे रखी थी? 20, 21 और हाइपोटेनस थी 29।
तो मतलब 1/4 ऑफ बिगर ट्रायंगल का एरिया कितना हो जाएगा, देखो बस लगा दो, हाफ बेस इंटू हाइट। तो हाफ बेस है इसका 21 और हाइट है 20, तो 2 से कट गया 10, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, तो ये हो गया 105/2, यानी कि 52 1/2, इसलिए ऑप्शन नंबर बी मेरा आंसर होगा। नेक्स्ट करते हैं। इसमें देखिए ट्रायंगल एक्स वाई जेड में वाई 90 डिग्री है, तो मैंने बना दिया राइट एंगल ट्रायंगल एक्स वाई जेड, ये 90 डिग्री। फिर वाई एन इज परपेंडिकुलर टू एक्स जेड, तो फिर से देखो सेम डायग्राम आ गया जो मैंने आपको पीछे कंक्लूजन लिखवाए थे कि वाई एन परपेंडिकुलर है हाइपोटेनस पे। अगर एक्स वाई 30 है, ठीक है, ये लेंथ 30 है, एक्स जेड कितना है 34, ठीक है, तो हमें लेंथ बतानी है वाई एन की, ठीक है। तो अब देखो इसकी वैल्यूज़ देखते ही आपको समझ में आना चाहिए कि ट्रिपलेट कौन सी यूज़ हो रही है यहाँ पे। ट्रिपलेट यूज़ हो रही है 8 15 17। अगर देखो यहाँ पे मैं 8 लिखूँ, यहाँ पे 15 लिखूँ और यहाँ पे 17 लिखूँ, तो 15 की जगह क्या लिखा हुआ है 30, मतलब 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। 17 की जगह 34, मतलब 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो आप भी 8 की जगह लिख दो 2 से मल्टीप्लाई करके क्या 16। तो हमने इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर दी लेंथ की, कि लेंथ है 16 सेंटीमीटर, ठीक है ना। वाई जेड की लेंथ फाइंड आउट कर दी। अब इन्होंने हमसे इस परपेंडिकुलर की लेंथ पूछी थी, ठीक है ना, वाई एन की। तो वाई एन मतलब इसकी लेंथ पूछी है, तो सेम फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं कि वाई एन होगा, क्या होता है, ये वाली लेंथ इंटू ये वाली लेंथ अपॉन ये बड़ी वाली लेंथ। तो 30 इंटू 16 अपॉन 34, 15 17, 240/17, यानी कि ऑप्शन नंबर डी मेरा आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं। देखो फिर से सेम फिगर, इन्होंने हमें ए बी दे रखी है, ए बी 8 है, ठीक है, ए सी 17 है, और फिर बी सी बताओ कितनी हो जाएगी। ट्रिपलेट क्या होती है 8 15 17, तो ये फाइंड आउट कर दी 15। तो हमसे ए डी की लेंथ पूछी है, तो इस बार देखो ए डी की लेंथ पूछी है इसने हमसे। तो अब देखो इसका यूज़ नहीं था वैसे, हमने फालतू में निकाल दी। हमें ए डी की लेंथ चाहिए, तो आपको मैंने एक कंक्लूजन लिखवाया था कि ए बी का स्क्वायर कितना होता है ए डी इंटू ए सी, है ना, ये लिखवाया था कि इसका स्क्वायर होता है इससे जो टच में साइड है ये वाली छोटी ये, और बड़ी वाली साइड, तो हमने लिख दिया यहाँ पे। तो अब ए बी हमें दे रखा है, तो 8 का स्क्वायर इज इक्वल टू, हमें ए डी फाइंड आउट करना है तो उसको ए डी रहने देते हैं, और ए सी भी हमारे पास है 17, तो 17, 8 का स्क्वायर 64, ए डी हो जाएगा 64/17, 17 से जाएगा देखो 3 पे, और 3 से शुरू होता हुआ एक ही ऑप्शन है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी मेरा आंसर हो जाएगा। मैं आगे सॉल्व भी नहीं करूँगा। नेक्स्ट करते हैं। इसमें दिया है कि ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें ए बी सी 90 डिग्री है, ठीक है, ये बन गया एक राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी। बी 90 डिग्री है, ठीक है। फिर बी डी परपेंडिकुलर है ऑन द साइड ए सी, तो फिर से देखो सेम डायग्राम कि हाइपोटेनस पे परपेंडिकुलर बी डी। तो हमसे पूछा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी डी स्क्वायर, तो ये वाला कंक्लूजन भी आपको मैंने पीछे लिखवाया था। बी डी का स्क्वायर कितना होता है ए डी इंटू डी सी, ठीक है ना, ये वाली लेंथ इंटू ये वाली लेंथ, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी मेरा आंसर है। इसमें दिया कि राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी में बी ए सी 90 डिग्री है, ठीक है, एंगल ए 90 डिग्री है ना, तो ए बी और ये सी, एंगल ए 90 डिग्री, एंड ए डी इज परपेंडिकुलर टू बी सी। फिर से देखो सेम डायग्राम, ए डी परपेंडिकुलर है बी सी पे। इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज 63 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो अब देखो एरिया की बात हो रही है, और आपको मैंने एरिया में पीछे क्या लिखवाया था कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी रेशो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी डी क्या होगा, इनके हाइपोटेनस के स्क्वायर के इक्वल होगा, मतलब रेशो के। तो ए बी सी में हाइपोटेनस कितनी है, ए बी सी में हाइपोटेनस बी सी, तो बी सी का स्क्वायर रेशो, और ए सी डी में, ए सी डी मतलब देखो ये वाला ट्रायंगल, तो इसमें हाइपोटेनस क्या है ए सी स्क्वायर, तो मतलब हाइपोटेनस हम कर देते हैं ए सी स्क्वायर। तो ए बी सी का इन्होंने एरिया दे भी रखा है हमें 63, तो मतलब 63 अपॉन ए सी डी का एरिया कितना दे रखा है, ए सी डी का एरिया 7 है, तो अपॉन 7 किसके इक्वल होगा बी सी स्क्वायर के, अपॉन ए सी स्क्वायर। ए सी इन्होंने दे रखा है हमें 5, तो मतलब 5 का स्क्वायर, 7 से कट गया 9 पे, तो बी सी स्क्वायर कितना आ गया 9 इंटू 5 स्क्वायर, तो यहाँ से बी सी आ जाएगा 3 इंटू 5, यानी कि 15 सेंटीमीटर, इसलिए ऑप्शन नंबर बी मेरा आंसर हो गया। नेक्स्ट करते हैं। ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल है बी पे, तो हमने ट्राइंगल बना दिया ए बी सी।
फिर बोला है कि बी डी इज एन ऑल्टीट्यूड, ऑल्टीट्यूड कह लो या परपेंडिकुलर कह लो, सेम बात है, इंटरसेक्टिंग ए सी एट डी। तो फिर से देखो सेम डायग्राम, कौन सा था, बी डी। फिर ए सी हमें 9 दे रखा है, ठीक है, ये पूरी लेंथ कितनी है, 9 सेंटीमीटर, और सी डी इज़ 3 सेंटीमीटर, तो ये पूरी लेंथ, ये है 3 सेंटीमीटर। हमसे पूछा है व्हाट इज़ द मेजर ऑफ ए बी, तो आप बताओ ए डी कितना हो जाएगा। ए डी हो जाएगा इस हिसाब से 9 - 3, 6 सेंटीमीटर। हमें ए बी पूछा है, तो ए बी का स्क्वायर कितना होता है, ये होता है ए डी इंटू बड़ी वाली लेंथ ए सी, तो 6 × 9, तो ए बी कितना हो जाएगा, √6 × 9, तो 9 का 3 बार आ गया, तो मतलब 3√6, इसलिए ऑप्शन नंबर डी मेरा आंसर होगा। इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी 90 डिग्री है, ठीक है, ए बी सी ये 90 डिग्री, सी एम इज परपेंडिकुलर ऑन ए बी, फिर से सेम डायग्राम, सी एम, ए बी अगर 18 है, ठीक है, ये पूरी लेंथ 18 सेंटीमीटर है, बी एम 6 है, इतनी लेंथ 6 सेंटीमीटर है, तो रिमेनिंग लेंथ कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 12 सेंटीमीटर। हमसे पूछा है कि लेंथ बताओ सी एम की, तो इस बार देखो परपेंडिकुलर की पूछी हमसे, इसकी लेंथ पूछी है, तो इसका स्क्वायर मैंने आपको क्या बताया था कि सी एम का स्क्वायर होगा ए एम इंटू एम बी, यानी कि 12 × 6, सी एम स्क्वायर ये हो जाएगा, तो सी एम कितना हो जाएगा, √12 को मैं देखो खोल के लिख सकता हूँ, 2 × 6 अब जिससे कि मैं इन दोनों में से एक 6 बार ले लूँ, तो 6√2 मेरा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। इसमें देखो क्या बोला है कि ट्रायंगल ए बी सी में सी 90 डिग्री है, ए बी सी ये 90 डिग्री, क्यू इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, ठीक है, ये क्यू इसका मिड पॉइंट है, ए बी 10 सेंटीमीटर है, ये 10 सेंटीमीटर है, ए सी 2√10 सेंटीमीटर है, ठीक है, देन द लेंथ ऑफ ए क्यू, तो हमें इस ए क्यू की लेंथ बतानी है। देखो तो हम नॉर्मल पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, पाइथागोरस थ्योरम, ट्रायंगल ए बी सी, मैं बड़े वाले ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ अभी, तो इसमें देखो जो ए बी स्क्वायर है वो किसके इक्वल होगा, ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, यानी कि 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2√10 का स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 100 माइनस 4 × 10 40 इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर, तो बी सी स्क्वायर आ गया 60 को मैं लिख सकता हूँ खोल के 4 × 15, तो यहाँ से बी सी कितना आ जाएगा 2√15 सेंटीमीटर। तो अब देखो अगर क्यू मिड पॉइंट था तो इतनी लेंथ कितनी हो जाएगी, ये भी √15 हो जाएगी, है ना, हमने हाफ कर दिया, पूरी बी सी 2√15 थी ना, तो इसका आधा हो गया 15 √15, और ऐसे ये भी आधा कितना हो जाएगा √15। फिर हम देखो बता सकते हैं ए क्यू, अब मैं बात कर रहा हूँ देखो ट्रायंगल ए सी क्यू की, तो इसमें जब पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो ए क्यू स्क्वायर कितना हो जाएगा, ए सी स्क्वायर प्लस सी क्यू स्क्वायर, तो हमें ए क्यू ही फाइंड आउट करना था, तो ए सी स्क्वायर हो जाएगा मतलब 2√10 का स्क्वायर प्लस सी क्यू स्क्वायर यानी कि √15 का स्क्वायर, तो 40 + 15 यानी कि 55, तो यहाँ से ए क्यू कितना आ जाएगा, √55, ऑप्शन नंबर ए मेरा आंसर हो गया। इसमें बोले कि पॉइंट्स पी और क्यू आर ऑन द साइड्स ए बी एंड बी सी रिस्पेक्टिवली ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, जो कि राइट एंगल है बी पे, ठीक है, मैंने एक राइट एंगल ट्राइंगल बना दिया ए बी सी, ए बी सी, बी पे राइट एंगल है। फिर पी और क्यू पॉइंट्स थे ए बी और बी सी पे, तो ये पॉइंट पी है और ये पॉइंट क्यू है। इफ़ ए क्यू इज़ 11 सेंटीमीटर, ठीक है, हमने इनको ज्वाइन कर दिया, ए क्यू ये 11 सेंटीमीटर है, और पी सी 8 सेंटीमीटर है, ठीक है, इसको भी ज्वाइन कर दिया पी सी को भी, और ए सी 13 सेंटीमीटर है, चलो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, ए क्यू 11 है, पी सी कितना है 8, और ए सी है 13, तो हमें बतानी है लेंथ ऑफ पी क्यू, मतलब हमें ये वाली लेंथ बतानी है, देखो पी क्यू। तो ये देखो ये भी एक कंक्लूजन है जो आपको याद रखना है कि जब भी ऐसा डायग्राम बने तो इस केस में क्या होता है, ए क्यू स्क्वायर प्लस पी सी स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, ये आपको कंक्लूजन याद रखना है। कैसे याद रखोगे, देखो
ये वाला स्क्वायर प्लस ये वाली लेंथ का स्क्वायर इक्वल होता है ये छोटी वाली लेंथ का स्क्वायर, ठीक है, ये छोटी वाली लेंथ का स्क्वायर प्लस ये बड़ी वाली लेंथ का स्क्वायर। तो ये मैंने यहाँ पे करा है, छोटी वाली लेंथ प्लस बड़ी वाली लेंथ। तो यहाँ पे बस वैल्यू पुट कर दो। ए क्यू था 11 तो 11 का स्क्वायर प्लस पी सी है 8 तो 8 का स्क्वायर। पी क्यू हमें फाइंड आउट करना तो ऐसे ही रहने देते हैं पी क्यू स्क्वायर। और ए सी हमें दे रखा था 13 तो 13 स्क्वायर। तो 121 प्लस 64 इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस 169। पी क्यू स्क्वायर आ गया 185 माइनस 169, ये हो गया 16। तो पी क्यू स्क्वायर 16 है। तो यहाँ से पी क्यू कितना आ जाएगा 4 सेंटीमीटर, इसलिए ऑप्शन नंबर डी मेरा आंसर होगा। इसमें दिया कि ट्रायंगल पी क्यू आर में एंगल पी 90 डिग्री है, तो ये बन गया एक ट्रायंगल पी क्यू आर। फिर बोला है कि पी आर का मिड पॉइंट है एस, तो ये एस मिड पॉइंट है इसका, तो मतलब ये दोनों साइड्स इक्वल। और टी मिड पॉइंट है क्यू का, तो मतलब ये दोनों साइड्स भी इक्वल। फिर बोला है कि हमें वैल्यू बताओ आर क्यू स्क्वायर, मतलब ये वाली लेंथ, इसका स्क्वायर प्लस क्यू एस स्क्वायर प्लस आर टी स्क्वायर। तो इन्होंने देखो ये वैल्यू ये लाइन जोड़ दी, मतलब मिड पॉइंट को ज्वाइन कर दिया ऑपोजिट वर्टेक्स से, ठीक है। और ऐसे ही आर टी को भी हम ज्वाइन कर देते हैं। तो देखो जब भी ये डायग्राम बन जाए ना आपके पास, क्योंकि ये भी बहुत रिपीट होते हैं, जिसमें एक तो राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है ना, ये राइट एंगल है यहाँ पे, और हमने मिड पॉइंट्स को ऑपोजिट वर्टेक्स से ज्वाइन कर दिया, ऐसे ज्वाइन कर दिया, और ऐसे इस मिड पॉइंट को ऑपोजिट वर्टेक्स से ज्वाइन कर दिया। तो आपको एक कंक्लूजन याद रखना है यहाँ पे भी कि 4 इंटू क्यू एस स्क्वायर प्लस आर टी स्क्वायर इक्वल होता है 5 इंटू हाइपोटेनस का स्क्वायर यानी कि आर क्यू स्क्वायर, ठीक है। मैंने क्या करा है 4 इंटू ये वाला स्क्वायर प्लस ये वाला स्क्वायर इक्वल होता है 5 इंटू हाइपोटेनस का स्क्वायर। तो बस इन्होंने ये रेशो पूछी थी, तो मैंने आर क्यू स्क्वायर तो ऐसे ही रखा, इसको अपॉन में ले गया मैं, तो क्यू एस स्क्वायर प्लस आर टी स्क्वायर कितना हो जाएगा 4/5, इसलिए ऑप्शन नंबर डी मेरा आंसर होगा। अगर देखो आपको उस टाइम पे मतलब पेपर के टाइम पे ये प्रॉपर्टी याद नहीं रहती, तो आपको इसको कैसे फाइंड आउट करना है वो मैं आपको नेक्स्ट स्टेप में सिखाता हूँ, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन में सिखाता हूँ, क्योंकि वो भी थोड़ा बहुत सेम है। देखो इसमें क्या बोला है कि ट्रायंगल ए बी सी में सी 90 डिग्री है, तो ये बन गया ट्रायंगल ए बी सी, सी 90 डिग्री। फिर पॉइंट्स पी एंड क्यू आर ऑन द साइड्स ए सी एंड बी सी, तो पी इस पे पॉइंट है पी, और क्यू पॉइंट है बी सी पे। पर इस बार देखो रेशो क्या है ए पी और पी सी की, ए पी है 1, ठीक है, ये 1 है तो ये 2 है। और ऐसे बी क्यू और क्यू सी की रेशो कितनी है 1:2, तो बी क्यू अगर 1 है तो क्यू सी 2 है। तो हमसे पूछा है ए क्यू स्क्वायर प्लस बी पी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर, तो देखो सेम सा क्वेश्चन है ये। पर इस बार हम वो प्रॉपर्टी नहीं लगा सकते, वो तब अप्लाई होती है जब मिड पॉइंट की बात हो रही होती है बस। तो हम देखो इसको अब कैसे सॉल्व करेंगे, नॉर्मल लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो मैं दूसरे पेन से करता हूँ, पाइथागोरस थ्योरम। तो इसमें आप बस इस वाले ट्रायंगल पे फोकस करो। तो इसमें बताओ ए क्यू स्क्वायर कितना हो जाएगा, ए क्यू स्क्वायर हो जाएगा ए सी स्क्वायर प्लस क्यू सी स्क्वायर। तो ए सी कितना हो जाएगा टोटल 1+2 3 स्क्वायर प्लस क्यू सी हो जाएगा 2, तो 2 स्क्वायर 9 स्क्वायर प्लस, सॉरी 9 प्लस 4 ये हो गया 13। और अब आप फोकस करो इस वाले ट्रायंगल पे। तो इसमें बताओ बी पी कितना हो जाएगा, बी पी का स्क्वायर हो जाएगा सी पी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो सी पी स्क्वायर हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो 4 प्लस 9 ये भी कितना आ गया 13। अब आप फोकस करो इस बड़े वाले ट्रायंगल पे। तो इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम कैसे लगाएंगे कि ए बी स्क्वायर होगा ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, तो यानी कि 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, 9 प्लस 9 ये हो गया 18। तो बस ये जितनी भी वैल्यूज आई है ना यहाँ पे, बस इसको हम पुट कर देते हैं यहाँ पे। क्या दे रखा था ए क्यू, तो ए क्यू का स्क्वायर आया 13, तो 13 प्लस बी पी स्क्वायर भी आया 13 अपॉन ए बी स्क्वायर आया था हमारा 18, तो अपॉन 18, तो यानी कि 26/18, यानी कि 13/9 मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो सेम ये इस मेथड को आप प्रीवियस क्वेश्चन में भी अप्लाई कर सकते थे, अगर आपको प्रॉपर्टी याद नहीं थी,
ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। इसमें दिया है कि दो मीडियंस है क्यू टी और आर एस जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं जी पे एट राइट एंगल्स। तो मैंने पहले बना दिया एक ट्राइंगल पी क्यू आर, पी क्यू और ये आर। फिर क्यू टी मीडियन है और आर एस मीडियन है, ये इंटरसेक्ट कर रहे थे जी पे राइट एंगल पे। फिर हमें क्यू टी की वैल्यू दे रखी है और आर एस की वैल्यू दे रखी है, हमसे क्यू एस की लेंथ पूछी है, मतलब मुझे ये वाली लेंथ बतानी है, देखो। ठीक है, तो देखो ये भी राइट एंगल है। ठीक है, तो अब देखो जो जी है, ये जी क्या है, ये जी है सेंट्रोइड ऑफ द ट्राइंगल, जहाँ पे मीडियंस मीट कर रहे हैं। तो सेंट्रोइड मीडियंस को 2:1 रेशो में डिवाइड करता है, मतलब जी आर कितना हो गया 2 और एस जी हो गया 1, और ऐसे ही क्यू जी हो गया 2 और जी टी हो गया 1। तो अब देखो आप बस फोकस करो इस वाले ट्राइंगल पे, क्योंकि हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाने वाले हैं। तो आप देखो क्यू टी की वैल्यू कितनी है टोटल, 18 सेंटीमीटर। तो क्यू जी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/3 ऑफ 18 सेंटीमीटर, है ना। ये पूरा है 2 यूनिट, और पूरे की क्यू टी की हमारे हिसाब से है 3 यूनिट वैल्यू, तो हमने कर दिया 2/3 ऑफ 18 सेंटीमीटर। तो क्यू जी आ गया 3 6 18, 2 6 12 सेंटीमीटर। तो मतलब इसकी एक्चुअल वैल्यू कितनी हो गई, एक्चुअल वैल्यू हो गई इसकी 12 सेंटीमीटर। और अब बात करते हैं एस जी की। तो देखो आर एस की वैल्यू कितनी है, आर एस की वैल्यू इन्होंने में दे रखी है 27 सेंटीमीटर। तो एस जी कितना हो जाएगा, एस जी हो जाएगा 1/3 ऑफ 27 सेंटीमीटर, है ना। ये सिर्फ 1 यूनिट है, हमें 1 यूनिट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और हमारे पास ये 3 यूनिट की वैल्यू है 27, तो 1/3 कर दिया मैंने इसका। तो ये आ जाएगा 9 सेंटीमीटर। तो मतलब इसकी वैल्यू है एक्चुअल में 9 सेंटीमीटर। तो बस अब हमें क्यू एस की वैल्यू निकालनी है हाइपोटेनस की। तो प्रॉपर्टी यहाँ पे देखो ट्रिपलेट कौन सी अप्लाई हो रही है, ट्रिपलेट यहाँ पे अप्लाई हो रही है 3 4 5, 3 4 और ये 5। 3 की जगह क्या लिखा हुआ है 9, मतलब हमने 3 से मल्टीप्लाई करा हुआ है, और ऐसे 4 की जगह 12 लिखा हुआ है, मतलब हमने 3 से मल्टीप्लाई करा हुआ है। तो बस यहाँ पे भी 5 की जगह आप 3 से मल्टीप्लाई करके क्या लिख दोगे, 15 सेंटीमीटर। ये हो जाएगी क्यू एस की वैल्यू। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी मेरा आंसर होगा। इसमें बोला है कि बी डी और सी ई मीडियंस हैं ऑफ ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट ए। तो मैंने राइट एंगल ट्राइंगल बना दिया ए बी सी, ए पे राइट एंगल है। फिर बी डी और सी ई आर मीडियंस ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, तो ये बन गया मीडियन बी डी। और दूसरा क्या था, सी ई, ये भी मीडियन है। फिर हमें सी ई की वैल्यू दे रखी है 5√13/2, बी सी की वैल्यू दे रखी है, और हमसे बी डी की वैल्यू पूछी है, बी डी की। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे हम सेम प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे जो मैंने आपको पीछे लिखवाई थी, कि जब भी ये डायग्राम बन जाए और जिसमें दो मीडियन की बात हो, राइट एंगल ट्राइंगल में दो मीडियंस की बात हो, तो क्या प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी होती है 4 × BD² प्लस CE² इक्वल होता है 5 × BC²। ठीक है, ये लिखवाया था ना कि इन दोनों का स्क्वायर, इसका 4 टाइम्स इक्वल होता है 5 टाइम्स ऑफ हाइपोटेनस का स्क्वायर। बस यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर दो, 4 × BD कितना है, अच्छा BD हमें निकालना है, तो BD² प्लस CE है 5√13, तो 5√13/2 का होल स्क्वायर इक्वल होगा 5 × BC² यानी कि 10²। तो ये आ गया 4 × BD² प्लस 25 × 13/2 इज इक्वल टू 5 × 100। 4 से कट गया ये 25 पे, तो BD² आ गया 125 माइनस 25 × 13 यानी कि कितना हो गया, 13×5 = 65, 13×2 = 26, 325/2। तो ये हो गया, सॉरी 2 नहीं 4 होगा यहाँ पे, है ना, 4। तो ये हो गया 500 माइनस 325/4 यानी कि 175/4। तो BD आ जाएगा मेरे पास 25 × 7/4 का अंडर रूट। तो यहाँ से 5 बार आ गया, 4 का 2 बार आ गया, अंदर बच गया बस √7। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी मेरा आंसर होगा। इसमें दे रखा है कि ट्राइंगल ए बी सी में ए बी 12 सेंटीमीटर है, ठीक है, ये 12 सेंटीमीटर, ए सी 10 सेंटीमीटर,
ये 10 सेंटीमीटर। एंगल बी ए सी 60 डिग्री, ठीक है, दे रखा है। फिर हमसे पूछ रहा है कि लेंथ बताओ ऑफ द साइड बी सी, मतलब हमें ये वाली लेंथ बतानी है। तो देखो, एंगल ए के सामने वाली साइड को मैंने ए मान लिया, एंगल बी के सामने वाली साइड को मैंने बी मान लिया, और एंगल सी के सामने वाली साइड को मैंने सी मान लिया। तो अब यहाँ पे क्या प्रॉपर्टी लगती है? प्रॉपर्टी लगती है कोसाइन रूल, जब भी हमें साइड की लेंथ पता करनी होती है। तो आप कैसे याद रखोगे इसको, कि जो भी हमें साइड, जो भी हमें एंगल दे रखा है, उसके सामने वाली साइड, उसका कर दो आप स्क्वायर। तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू, अब जो हमें एंगल दे रखा था उसको कौन सी दो साइड ने घेर रखा है? देखो, इन दो साइड्स ने घेर रखा है, बी ने और सी ने, तो इनका कर दो स्क्वायर। तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, फिर आप करो माइनस टू इंटू जो दो साइड इन्होंने घेर रखा था, बी और सी ने घेर रखा था, तो बी इंटू सी, और इंटू कॉस जो भी हमें एंगल दे रखा है, मतलब जो एंगल दे रखा था ना कॉस 60, तो वो लिख दो कॉस 60 डिग्री। बस यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर दो, हमें ए ही फाइंड आउट करना था। तो ए स्क्वायर कितना हो जाएगा, बी दे रखा है 10, तो 10 स्क्वायर, सी है 12, तो 12 स्क्वायर माइनस टू इंटू 10 इंटू 12 इंटू कॉस 60 कितना होता है, 1/2, तो 1/2, 2 से 2 कट गया, तो ये हो गया 100 प्लस 144 माइनस 120, तो 244 माइनस 120, तो ये आ गया 124। तो ए कितना आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ 124। अब देखो, हमें पता है 121 का अंडर रूट क्या होता है, 11 सेंटीमीटर। तो मतलब 11 से बस थोड़ी सी बड़ी वैल्यू होगी, इसलिए ऑप्शन नंबर डी मेरा आंसर होगा। नेक्स्ट करते हैं। देखो, इसमें भी हमें दो साइड्स दे रखी हैं और एक एंगल दे रखा है, फिर हमसे थर्ड साइड पूछिए, तो मतलब मैं इसको कोसाइन रूल से सॉल्व कर सकता हूँ। तो मैंने पहले डायग्राम बना दिया एल एम एन का, ये बन गया एल एम एन ट्राइंगल। एंगल एम दे रखा था इन्होंने 135 डिग्री। फिर मैं क्या करता हूँ, एंगल एम के सामने वाली साइड को स्मॉल एम मान लेता हूँ, एंगल एल के सामने वाली साइड को स्मॉल एल, और एन के सामने वाली साइड को स्मॉल एम। तो इन्होंने हमें एल एम दे रखा था 5√2, मतलब एन की वैल्यू 5√2। फिर एल एन दे रखा है, मतलब एम की वैल्यू 13 सेंटीमीटर। तो हमें एम एन बताना, मतलब हमें एल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अभी हमने पीछे करा था कि जो भी एंगल है उसके सामने वाली साइड, तो इसका करो स्क्वायर, तो मतलब एम स्क्वायर इज इक्वल टू, अब इस एंगल को कौन सी दो साइड ने घेर रखा है, एक तो ये और एक ये, तो एन स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, एन स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, फिर माइनस करो 2 इंटू एन इंटू एल इंटू कॉस जो भी एंगल था 135 डिग्री। तो बस यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं, एम स्क्वायर हो जाएगा 13 का स्क्वायर, एन स्क्वायर यानी कि 5√2 का स्क्वायर, एल हमें फाइंड आउट करना है, तो एल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 5√2 इंटू एल इंटू कॉस, देखो कॉस 135 हो सकता है, मैं ऐसे लिख सकता हूँ कॉस 90 प्लस 45। ठीक है, अब इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, मैं इसको चलो कहीं अलग सॉल्व कर देता हूँ। कॉस 90 प्लस 45 डिग्री कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस, सेकेंड क्वाड्रेंट में चला गया, माइनस साइन 45, यानी कि -1/√2। ठीक है, बस ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं। 169 इज इक्वल टू 50 प्लस एल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 5√2 इंटू एल इंटू -1/√2, √2 से √2 कट गया, तो ये हो जाएगा 169 इज इक्वल टू 50 प्लस एल स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस 10L। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई एल स्क्वायर प्लस 10L माइनस 119 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखो एल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दो वैल्यूज आ जाएंगी एल की, तो मतलब सम +10 बनना चाहिए और प्रोडक्ट -119, तो 17 इंटू 7 होता है, तो मतलब +17 -7, और हम एल स्क्वायर के कोएफिशिएंट से इसको डिवाइड भी करते हैं, तो एल स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है, 1 है, ये 1 लिखा हुआ है ना यहाँ पे, तो अपॉन 1, और हम कर देते हैं इनका साइन चेंज, तो प्लस हो जाएगा यहाँ पे माइनस, और यहाँ का माइनस हो जाएगा प्लस। देखो, अगर आपको ये ट्रिक सीखनी है तो मैं ऊपर आई बटन में लिंक डाल दूंगा, जिसमें मैंने एक कैलकुलेशन की वीडियो में सारी ट्रिक्स बता रखी हैं, तो आप वहाँ से देख लेना। तो देखो, एल की दो वैल्यूज आ गई यहाँ पे, एक तो आ गया एल इज इक्वल टू -17, और एक एल आ गया +7। तो एल -17 तो हो नहीं सकता, नेगेटिव तो हो नहीं सकता, तो इसलिए एल की वैल्यू कितनी आ गई, 7, इसलिए यही मेरा आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। तो देखो, ये तो हो गया फर्स्ट मेथड, कॉसाइन रूल। अब मैं आपको इसकी एक शॉर्ट ट्रिक भी सिखा देता हूँ। मैंने ट्रायंगल बना दिया एल एम एन, देखो ऑब्ट्यूज ट्रायंगल है, इतना तो समझ में आ रहा है हम सबको, एंगल 135 डिग्री था, तो हम ऐसे ड्रॉ कर रहे हैं इसको एल
एम एन, देखो ये 135 डिग्री है। अब इसमें एल एम दे रखा था इन्होंने 5√2, ये है 5√2 और एल एन है 13। तो अब हम क्या करते हैं, अब इसमें हम करते हैं कंस्ट्रक्शन। मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा एल से, ठीक है, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करा मैंने, और मैंने ज्वाइन कर दिया इसको एम से। तो इसको हमने क्या बोल दिया, एल एम एन, चलो ओ बोल देते हैं। तो अब देखो ये वाला एंगल जो है एल एम ओ, एंगल एल एम ओ कितना हो जाएगा, 180 माइनस 135 यानी कि 45 डिग्री, ठीक है, ये 45 डिग्री हो गया। और इस हिसाब से ये एंगल भी कितना हो गया, 45 डिग्री। तो ये क्या बन गया, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। मैं किसकी बात कर रहा हूँ, इसकी, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल की। तो देखो एक कॉन्सेप्ट होता है, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल में ना, जैसे ये राइट एंगल और ये दोनों साइड इक्वल, ठीक है ना, ये दोनों साइड इक्वल हो गई। तो इसमें हमेशा क्या होता है कि ये वाली साइड अगर 1 है और ये भी साइड 1 है, तो हाइपोटेनस क्या होती है, √2। तो अब देखो यही प्रॉपर्टी हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं। अगर इसकी हाइपोटेनस 5√2 है, तो ये दोनों साइड्स कितनी हो जाएंगी, दोनों इक्वल है, 5 हो जाएगी, है ना, सेम रेशो हमने अप्लाई कर दी। तो यानी कि ये आ गई साइड 5 और ये भी साइड आ गई 5। तो अब आप फोकस करो इस बड़े वाले ट्राइंगल पे, ट्राइंगल एल ओ एम पे। इसमें हमारे पास ये साइड है 5, ये साइड है 13। तो यहाँ पे ट्रिपलेट कौन सी अप्लाई हो रही है, 5 12 13। तो यहाँ से मैंने बोल दिया कि ओ एन जो है, ये पूरी बड़ी साइड कितनी हो गई, 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 12 सेंटीमीटर, हमें देखो एम एन पता करनी थी, इन्होंने हमसे एम एन पता करने के लिए बोला था। तो एम एन कितना हो जाएगा, एम एन हो जाएगा 12 - 5, ठीक है ना। मैंने इस वाली लेंथ में से इस वाली लेंथ को माइनस कर दिया, तो एम एन आ जाएगा जो हमें फाइंड आउट करना था। तो एम एन हो जाएगा 12 - 5 यानी कि 7 सेंटीमीटर। तो आप डायरेक्ट यहाँ से भी फाइंड आउट कर सकते थे, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट करते हैं। इसमें हमारे पास तीनों साइड्स हैं, ए बी और सी, और हमसे एंगल भी पूछा है। तो ये भी देखो कोसाइन रूल से ही सॉल्व होगा। पहले मैं ट्राइंगल बना लेता हूँ ए बी सी, ए बी सी। एंगल ए के सामने साइड हो जाएगी स्मॉल ए 5, बी के सामने, एंगल बी के सामने स्मॉल बी 7, और एंगल सी के सामने स्मॉल सी 3। हमसे एंगल बी पूछा है। तो देखो इसमें भी कॉसाइन रूल अप्लाई करते हैं। ये जो मैं फॉर्मूला लिखने वाला हूँ ये भी कॉसाइन रूल से ही डिराइव हुआ है, ठीक है। या तो आप इसको याद रख लो या फिर उसमें आप उस फॉर्मूले में सेम चीज़ अप्लाई कर देना। कॉस भी कितना होता है, जो दो साइड्स ने इसको घेर रखा है उनका स्क्वायर करो। तो यानी कि ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, माइनस करो जो उस एंगल के सामने वाली साइड है बी, तो बी स्क्वायर, और अपॉन कर दो 2 इंटू जिन दो साइड्स ने इसको घेर रखा था, 2 इंटू ए इंटू सी। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 5 इंटू 3, 25 प्लस 9 माइनस 49 अपॉन 2 5 ज़ा 10 3 ज़ा 30। तो माइनस 30, सॉरी 34 माइनस 49 अपॉन 30। तो ये आ गया -15 अपॉन 30, 15 से कट गया 2 पे, -1/2। तो कॉस बी की वैल्यू आ गई -1/2। अब माइनस है, तो देखो माइनस कब होता है, कॉस, कॉस होता है सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव। तो मतलब इसको बोल सकता हूँ कॉस बी इज इक्वल टू माइनस, कॉस कब होता है, हाफ कब होता है, 60 पे, तो कॉस 60। तो मुझे पता है कि सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। तो ये हो जाएगा कॉस 180 माइनस 60 डिग्री। या तो मैं ये बोल सकता हूँ कॉस बी को, या फिर देखो ये तो फर्स्ट हो गया, और सेकंड में क्या बोल सकता हूँ, ये बात हो रही है सेकंड क्वाड्रेंट की, और थर्ड क्वाड्रेंट में भी नेगेटिव होता है कॉस। तो कॉस भी तब कितना हो जाएगा, तब हो जाएगा 180 प्लस 60। तो यहाँ से कॉस की देखो दो वैल्यूज आ जाएगी, सॉरी बी की दो वैल्यूज आ जाएगी। फर्स्ट वाली लिख रहा हूँ पहले मैं, कॉस बी इज इक्वल टू कॉस 120। तो यहाँ से बी कितना आ गया, 120 डिग्री। और अब मैं लिख देता हूँ सेकंड वाला कि कॉस बी हो जाएगा कॉस 240 डिग्री। तो यहाँ से बी कितना आ गया, 240 डिग्री। पर देखो बी 240 डिग्री नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे ट्राइंगल की बात हो रही है, और ट्राइंगल का टोटल सम ही एंगल्स का कितना होता है, 180 डिग्री। तो 240 तो सिर्फ अकेले का हो ही नहीं सकता, इसलिए ये आंसर नहीं है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, सॉरी 120 डिग्री, 120 डिग्री, इसलिए ऑप्शन नंबर ए मेरा आंसर होगा। नेक्स्ट करते हैं। इसमें हमें एंगल्स की रेशो दे रखी है और हमसे कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशो पूछ रहा है। तो या तो आप देखो इसमें साइन रूल लगा दो कि ए अपॉन साइन ए इज इक्वल टू बी अपॉन साइन बी।
इज इक्वल टू सी अपॉन साइन सी। तो या तो आपका आंसर ऐसे आ जाएगा, या फिर हम इसमें एक शॉर्ट ट्रिक भी अप्लाई कर सकते हैं। तो देखो एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी की रेशो कितनी दे रखी है, 1:2:3। तो टोटल सम कितना हो गया, 3 2 5 और 1 6, 6 यूनिट। अब एंगल सम प्रॉपर्टी से टोटल सम कितना होता है एंगल्स का, 180 डिग्री। तो एक एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 30 डिग्री। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ इन सबको आप 30 से मल्टीप्लाई कर दो। तो एक्चुअल वैल्यू कितनी आ गई एंगल्स की, 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। तो देखो ये एंगल देखते ही, 90 डिग्री देखते ही मुझे समझ में आ गया कि जो ट्राइंगल है वो एक राइट एंगल ट्राइंगल है। तो मैंने एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लिया। ए बी सी, सी 90 डिग्री है और एंगल ए 30 डिग्री है और बी 60 डिग्री है। तो अभी आपको मैंने पीछे किसी क्वेश्चन में बताया था कि जब भी राइट एंगल ट्राइंगल में 60 डिग्री आ जाए तो उसके सामने वाली साइड क्या होती है, √3, बेस हो जाता है 1 और हाइपोटेनस हो जाती है 2। तो बस ये आ गई इनकी साइड्स। तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं। तो एंगल ए के सामने कौन सी साइड है, 1। तो यहाँ पे लिख दो, मतलब मैं साइड्स की रेशो लिख रहा हूँ। तो एक एंगल ए के सामने साइड हो गई 1, बी के सामने हो गई √3 और एंगल सी के सामने हो गई 2। तो ये हो जाएगी उनकी साइड्स की रेशो, 1:√3:2। इसलिए ऑप्शन नंबर डी मेरा आंसर होगा। इसमें दिया कि अगर एक एंगल ट्रायंगल पी क्यू आर का बड़ा है अदर दो एंगल्स के सम से, तो बताओ ट्रायंगल पी क्यू आर क्या होगा। मतलब एंगल ए बोला है इन्होंने कि बड़ा है एंगल बी प्लस एंगल सी से। तो जब भी देखो ये कंडीशन होती है ना, तो हमेशा ट्रायंगल क्या होता है, ऑब्ट्यूज। और अगर एंगल ए छोटा हो जाए बाकी दो एंगल्स के सम से, एंगल बी प्लस एंगल सी से, तो इस केस में ट्रायंगल होता है अक्यूट। और अगर एंगल ए इक्वल हो जाए एंगल बी प्लस एंगल सी से, तो इस केस में ट्रायंगल होता है राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए मेरा आंसर होगा। इसमें बोले कि एक्स वाई जेड अगर साइड्स है ट्रायंगल की और जेड लार्जेस्ट साइड है, तो अगर ये कंडीशन है तो बताओ ट्रायंगल क्या होगा। तो अगर जेड लार्जेस्ट साइड है ना, तो उस केस में अगर ये कंडीशन है x² प्लस y² ग्रेटर देन z², तो ट्रायंगल हमेशा क्या होता है, ट्रायंगल होता है हमेशा अक्यूट। ठीक है, और अगर यही x² प्लस y² छोटा हो जाता लार्जेस्ट साइड के स्क्वायर से, तो उस केस में ट्रायंगल होता ऑब्ट्यूस। और अगर ये इक्वल हो जाते x² प्लस y² इज इक्वल टू z², तो आपको पता है ये क्या बन गया, पाइथागोरस थ्योरम। तो इस केस में ट्रायंगल हो जाता है राइट एंगल्ड। तो इसलिए इस केस में आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट करते हैं। इसमें बोला है कि एक एंगल ऑफ एन आइसोसेलेस ऑब्ट्यूज ट्रायंगल इज इतना। तो बताओ मेजर ऑफ इट्स ऑब्ट्यूज एंगल। तो मैंने कुछ ऐसा एक ट्रायंगल ड्रॉ करा, क्योंकि ऑब्ट्यूज ट्रायंगल है, ये बन गया ऑब्ट्यूज एंगल। फिर ये आइसोसेलेस था तो मैंने ये दोनों साइड इक्वल कर दी, तो मतलब ये दोनों एंगल्स भी इक्वल होंगे। तो एक एंगल दे रखा है इन्होंने 28.5, और तो दूसरा एंगल भी ये भी सेम हो जाएगा 28.5 डिग्री। तो बस ऑब्ट्यूज एंगल कितना हो जाएगा, ऑब्ट्यूज एंगल हो जाएगा 180 माइनस 2 इंटू 28.5, यानी कि 180 माइनस 57, तो 123। इसलिए ऑप्शन नंबर डी मेरा आंसर होगा। इसमें बोला है कि ऑप्शंस में से कौन से एंगल्स स्केलिन ट्रायंगल के एंगल्स हैं। तो स्केलिन में क्या होता है, हर एंगल डिफरेंट होता है। तो देखो फर्स्ट ऑप्शन में सारे एंगल्स डिफरेंट है, इसलिए यही मेरा आंसर हो जाएगा। बाकी सब में देखो ये सेम है, ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, तो इसलिए ये सारे आंसर नहीं थे, ऑप्शन नंबर ए आंसर था। इसमें बोला है कि स्केलिन ट्रायंगल एबीसी में दो साइड्स हैं 3.8 और 6 सेंटीमीटर। तो हमें बताना है कि कौन सी साइड नहीं हो सकती ऑप्शंस में से, थर्ड साइड नहीं हो सकती। तो देखो ये प्रॉपर्टी आप सबको पता है कि जो थर्ड साइड है उसको हमने एक्स मान लिया, वो हमेशा बड़ी होगी बाकी दो साइड्स के डिफरेंस में से, यानी कि 6 माइनस 3.8, और हमेशा छोटी होगी किससे, इनके सम से। तो 6 प्लस 3.8, तो ये आ गया 2.2 से बड़ी होगी एक्स, और छोटी होगी किससे, 9.8 से। तो अगर 2.2 से बड़ी होगी तो डी तो आंसर हो ही नहीं सकता, इसलिए डी मेरा आंसर है, क्योंकि 2.2 ये तो इक्वल हो जाएगी और हमेशा ये 2.2 से बड़ी। नेक्स्ट करते हैं। इसमें दे रखा है कि लेंथ ऑफ ईच ऑफ द टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 15 सेंटीमीटर। ठीक है, और उनके बीच का एंगल यानी कि एडजेसेंट एंगल है 30 डिग्री। तो हमें उस ट्रायंगल का एरिया बताना है। तो देखो ये अगर ट्रायंगल है आइसोसेलेस ए बी
सी, तो मैंने ए बी को ए सी के इक्वल मान लिया, और इनके बीच का एंगल है कितना 30 डिग्री। तो एक फॉर्मूला होता है एरिया का, कि एरिया हो जाएगा इसका हाफ, जो दो साइड्स इन्होंने दे रखी है, ये वाली और ये वाली, कितनी दे रखी थी 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, तो 15 × 15, और इंटू इनके बीच का एंगल, तो इनके बीच का एंगल कौन सा है 30 डिग्री, तो इसका हम कर देते हैं साइन, तो साइन 30 डिग्री, ये आंसर हो जाएगा एरिया का। तो हाफ 15 का स्क्वायर 225 इंटू साइन 30 यानी कि 1/2, तो 225/4, 4 5 × 20, 4 6 × 24, 56.25 यानी कि ऑप्शन नंबर सी मेरा आंसर है। इसमें बोला कि ऑल्टीट्यूड बताओ ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स क्यू टू साइड पी आर ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, जिसकी साइड्स हैं पी क्यू 40 और पी आर भी 40। तो अगर देखो दो साइड सेम है तो ट्राइंगल क्या हो गया, ट्राइंगल हो गया आइसोसेलेस। हमसे उसकी ऑल्टीट्यूड की वैल्यू पूछी है, तो मैं पहले ट्राइंगल ड्रॉ कर लेता हूँ। ये बन गया ट्राइंगल पी क्यू आर, पी क्यू आर, क्यू से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ करा है पी आर पे, इसको मैं क्यू एस बोल देता हूँ। अब पी क्यू की वैल्यू दे रखी थी 40, पी आर भी 40 सेंटीमीटर है, और क्यू आर है 60 सेंटीमीटर। तो हमसे क्यू एस की वैल्यू पूछी इन्होंने परपेंडिकुलर की। तो एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल का एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, जो कि होता है b/2 √ऑफ a² माइनस b² / 4। अब यहाँ पे a और b क्या है, देखो b होती है अनइक्वल साइड, जो कि यहाँ पे कौन सी है 60, और a होती है इक्वल साइड, जो कि यहाँ पे कितनी है 40। बस ये वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दो। b कितना है 60/2 √ऑफ 40² माइनस 60² / 4, 30 √ऑफ, ये हो जाएगा 4 × 40² माइनस 60² / 4, 30, और ये हो जाएगा 6400 माइनस 3600/4, 4 से काट देता हूँ, ये हो जाएगा 1600, ये हो जाएगा 900। तो ब्रैकेट मतलब अंडर रूट में बचा 1600 माइनस 900 700, इसका भी 10 बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 300√7 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमने एरिया पता कर दिया उस आइसोसेलेस ट्राइंगल का। और एरिया हम देखो एक तरीके से और बोल सकते हैं कि ये अगर ट्राइंगल है तो एरिया होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, क्या होगा हाफ बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पे देखो बेस कितना है 40, और हाइट क्या है वही हमें पता करनी है क्यू एस। तो एरिया कितना निकल के आया था 300√7, तो मैंने उसके इक्वल पुट कर दिया। 2 से कट गया 20 पे, 0 से 0 कट गया, 2 से कट गया ये 15 पे, तो क्यू एस आ गया 15√7, इसलिए ऑप्शन नंबर बी मेरा आंसर होगा। इसमें दे रखा है कि लेंथ ऑफ टू साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल दे रखी है 6 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर। हमसे पूछिए लेंथ ऑफ द थर्ड साइड। तो इसमें देखो दो केस बनेंगे, फर्स्ट केस और सेकंड केस। दो साइड्स थी 6 12, 6 12, तो एक बार मैं इक्वल साइड को 6 मान सकता हूँ, तो थर्ड साइड हो जाएगी 6, और एक बार मैं थर्ड साइड को 12 मान सकता हूँ, तो थर्ड साइड हो जाएगी 12 सेंटीमीटर। तो अब देखो इसमें हम प्रॉपर्टी लगाते हैं कि थर्ड साइड मैंने 6 ले ली, हमेशा किससे बड़ी होगी बाकी दो साइड्स के डिफरेंस से, तो 12 माइनस 6 से, और हमेशा छोटी होगी इनके सम से, तो 12 + 6 से। तो 6 ये आ गया ग्रेटर देन 6 और स्मॉलर देन 18। पर यहाँ पे देखो 6 तो इक्वल हो गया 6 के, बड़ी तो है नहीं वैल्यू, तो मतलब ये मैच नहीं होंगी, थर्ड साइड हमें 12 ही लेनी पड़ेगी, इसलिए आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसमें दिया है कि पी क्यू आर और एस क्यू आर दोनों आइसोसेलेस ट्राइंगल्स हैं ऑन अ कॉमन बेस क्यू आर, ठीक है। और एक बात क्या बोली है कि पी और एस दोनों सेम साइड पे लाई कर रहे हैं क्यू आर के। तो अच्छा आप देखो ऐसे ड्रॉ नहीं कर सकते कि ये बन गया पी क्यू आर और ये बन गया एस क्यू आर। उसने बोला है कि पी और एस दोनों सेम साइड पे लाई करते हैं, तो हम कैसे ड्रॉ करेंगे। ये बन गया ट्राइंगल पी क्यू आर और ये बन गया ट्राइंगल एस क्यू आर। फिर बोला है कि क्यू एस आर इज इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है, ये एंगल है 60 डिग्री, और क्यू पी आर इज इक्वल टू 100 डिग्री, ये 100 डिग्री है। तो आइसोसेलेस थे तो ये साइड्स दोनों इक्वल हैं और ये दोनों साइड्स इक्वल हैं। तो आप बताओ ये वाला एंगल इक्वल होंगे,
मैं अंदर वाले ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, पी क्यू आर की। कितने हो जाएंगे? टोटल सम 180 डिग्री, तो ये हो जाएगा 40 डिग्री, और ये भी 40 डिग्री। और अब बात करते हैं बाहर वाले ट्रायंगल की, तो इसमें 60 डिग्री तो ये हो गया, और बाकी के दो एंगल सेम होंगे, तो कितने हो जाएंगे? 60 डिग्री के दोनों। तो मतलब ये पूरा एंगल भी कितना हो गया? 60 डिग्री, और ये पूरा एंगल हो गया 60 डिग्री। हमसे पूछा क्या था इन्होंने? एंगल एस आर पी, मतलब एस, सॉरी, एस आर पी, तो मतलब ये वाला एंगल पूछा इन्होंने हमसे। मैं डार्क कर देता हूँ, ये वाला एंगल पूछा है, सॉरी, ये वाला एंगल। तो ये कितना हो जाएगा? 60 डिग्री माइनस 40 डिग्री, तो 20 डिग्री मेरा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। इसमें बोला है कि ट्रायंगल ए बी सी में ए बी इक्वल है ए सी के, तो मतलब जो ट्रायंगल है वो आइसोसेलेस है, दो साइड्स इक्वल है। तो मैंने ट्रायंगल ड्रॉ कर दिया ए बी सी, ए बी सी, ए बी इक्वल है ए सी के, और ओ इज अ पॉइंट ऑन बी सी सच दैट बी ओ इज इक्वल टू सी ओ। ठीक है, ओ एक पॉइंट है बी सी पे, बी ओ इक्वल है सी ओ के। ओ डी इज परपेंडिकुलर टू ए बी, ठीक है, ओ डी परपेंडिकुलर है ए बी पे, और ओ ई परपेंडिकुलर है ए सी पे। फिर दे रखा है कि एंगल बी ओ डी इज इक्वल टू 60 डिग्री, मतलब ये वाला एंगल 60 डिग्री है। हमसे पूछा एंगल ए ओ ई, तो ये मैंने ज्वाइन कर दिया। हमसे ये वाला एंगल पूछ रहा है ये। तो देखो, आप बस इस वाले ट्रायंगल पे फोकस करो। इसमें ये एंगल कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 30 डिग्री। अब क्योंकि बड़ा वाला ट्रायंगल आइसोसेलेस था, तो इस हिसाब से ये एंगल भी 30 डिग्री हो जाएगा, तो ये हो गया 30 डिग्री। तो ये वाला एंगल कितना हो गया? 60 डिग्री। अब देखो, एक प्रॉपर्टी है जो मैंने आपको पार्ट 1 में बताई है आइसोसेलेस ट्रायंगल की, मैं साइड में बनाता हूँ, कि ये अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये दो साइड्स इक्वल हैं, तो जो भी वर्टेक्स इन दो इक्वल साइड्स के बीच में पड़ती है, कौन सी पड़ रही है? ये वाली वर्टेक्स ए। तो इससे जब भी मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ, तो वो सामने वाली साइड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, और ये परपेंडिकुलर, ये एंगल बाइसेक्टर भी होता है एंगल ए का। ठीक है, ये प्रॉपर्टी होती है आइसोसेलेस ट्रायंगल की। तो अब देखो, जो हमारे पास केस था, उसमें दो पार्ट में डिवाइड हो रही है, और हमने ए से ज्वाइन कर रखा है ओ को, तो मतलब ये एंगल कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। तो अगर ये 90 डिग्री है, तो जो हमसे पूछा है इन्होंने, वो कितना हो जाएगा? 90 माइनस 60, यानी कि 30 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी मेरा आंसर हो जाएगा। इसमें बोला कि ट्रायंगल पी क्यू आर में पी क्यू इक्वल है पी आर के, तो फिर से देखो आइसोसेलेस ट्रायंगल है, पी क्यू आर, पी क्यू इक्वल है पी आर के, एंड पी टी इज परपेंडिकुलर टू क्यू आर। पी टी देखो परपेंडिकुलर है क्यू आर पे, अभी जो सेम प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई है, तो मतलब ये दोनों साइड्स भी इक्वल होंगी। अब इन्होंने भले ही देना रखा हो, मैंने पहले से लिख दिया। पी क्यू 17 है, ठीक है, ये 17 है। पी टी 15 है, ठीक है, ये 15 है। तो देखो 90 डिग्री का एंगल है, तो प्रॉप यहाँ पे ट्रिपलेट कौन सी लग रही है? 8 15 17। तो उस हिसाब से क्यू टी कितना हो गया? 8 सेंटीमीटर। ठीक है ना, 8 15 17। और हमसे पूछा है वैल्यू बताओ क्यू आर की, तो क्यू आर कितना हो जाएगा? दो इक्वल पार्ट थे, तो ये भी 8 सेंटीमीटर होगा, तो क्यू आर हो जाएगा 2 इंटू 8 सेंटीमीटर, यानी कि 16 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी। इसमें बोले कि ट्रायंगल ए बी सी में पी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। ये बन गया ट्रायंगल ए बी सी, पी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, तो ये दोनों साइड इक्वल हैं। फिर ए बी इज इक्वल टू 2x+4, ठीक है, ए सी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, ठीक है, एंड ए पी इज परपेंडिकुलर टू बी सी। तो देखो, मैंने इनको ज्वाइन कर दिया, और ये कह रहा है कि ये परपेंडिकुलर भी है। तो यहीं से क्या हम क्या क्लियर हो गया? ये कंडीशन कब बनती है? जब ये ट्राइंगल ए बी सी आइसोसलेस होगा, है ना, तभी बनती थी ये कंडीशन, कि परपेंडिकुलर भी होगा और सामने वाली साइड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड भी करेगा। तो अगर आइसोसलेस है, तो उस हिसाब से ये दोनों साइड इक्वल होंगी, ए बी इज इक्वल टू ए सी, तो इसलिए 2x+4 इज इक्वल टू 6। तो 2x आ गया 2, x आ गया 1, x की हमें वैल्यू बतानी थी, तो 1, इसलिए ऑप्शन नंबर ए मेरा आंसर होगा। इसमें बोला है कि ट्राइंगल पी क्यू आर एक आइसोसलेस ट्राइंगल है, ठीक है, पी क्यू और आर, पी क्यू इक्वल है पी आर के, ठीक है, दोनों कितना है? 2a यूनिट्स,
और क्यू आर इज इक्वल टू ए यूनिट, ठीक है, ये क्यू आर पूरी है ए यूनिट। फिर ड्रॉ पी एक्स परपेंडिकुलर टू क्यू आर, तो पी एक्स परपेंडिकुलर में ड्रॉ कर दिया, तो ये दोनों साइड्स सामने वाली साइड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा, तो ये कितनी हो जाएगी a/2, और ये भी a/2। हमसे पूछिए कि लेंथ बताओ पी एक्स की, तो पी एक्स, अच्छा ये एक्स था, तो बस आप देखो इस वाले ट्रायंगल पे फोकस करो, ठीक है, इस वाले पे कर लो या फिर इस वाले पे कर लो, एक ही बात है। तो हम इसमें लगा देते पाइथागोरस थ्योरम, हमारा आंसर आ जाएगा। तो मैं इस वाले पे लगा रहा हूँ, ठीक है, इस वाले पे। तो पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स आर स्क्वायर, तो पी आर कितना है 2a का स्क्वायर इज इक्वल टू पी एक्स, हमें फाइंड आउट ही करना है, तो उसको ऐसे ही रहने देते हैं, प्लस एक्स आर हो जाएगा a/2 का होल स्क्वायर, तो पी एक्स स्क्वायर आ गया 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 4, 16a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 4, 15a स्क्वायर अपॉन 4, तो ये हो गया अंडर रूट ऑफ 15, मैंने मतलब पी एक्स की वैल्यू ले रहा हूँ 50√15 इंटू ए अपॉन 2। ऑप्शन नंबर डी मेरा आंसर होगा। देखो ऐसा क्वेश्चन मैं आपको ऑलरेडी करा चुका हूँ, तो ये आपके लिए होगा। इसमें दिया है कि ऑल्टीट्यूड फ्रॉम टू वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल टू द ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, तो बताओ ट्रायंगल क्या होगा। तो मैंने देखो पहले एक ट्रायंगल ड्रॉ करा ए बी सी, फिर बी से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ करा सामने वाली साइड पे, इसको मैंने बोला बी डी, और सी से ड्रॉ करा सामने वाली साइड पे, इसको मैंने बोला सी ई। तो इन्होंने बोला है कि ये दोनों परपेंडिकुलर इक्वल है, ठीक है। फिर बोला है कि ट्रायंगल क्या होगा, तो मैं देखो एरिया को इक्वेट करूंगा, ट्रायंगल ए बी सी का एरिया दो तरीके से लिखा जा सकता है। कैसे, हाफ बेस इंटू हाइट वाले फॉर्मूले से। तो हाफ, जब मैं ये वाली हाइट कंसिडर करूंगा, तो हाइट के सॉरी बेस क्या हो जाएगा ए बी, तो मतलब बेस हो गया ए बी और हाइट हो गई सी ई, और जब मैं हाइट ये वाली कंसिडर करूंगा बी डी, तो बेस क्या हो जाएगा ए सी, तो मैं लिख सकता हूँ हाफ ए सी इंटू बी डी। अब क्योंकि देखो बी डी इक्वल है सी ई के, ये इन्होंने दे रखा है हमें, ये गिवन है, तो इसलिए आपस में कट जाएंगे ये। तो हाफ भी कट गया, तो यहाँ से देखो क्या आ गया ए बी इज इक्वल टू ए सी, तो मतलब ए बी की साइड मतलब ये वाली साइड इक्वल है ए सी के, तो ये ट्रायंगल क्या हो गया, ये ट्रायंगल हो गया आइसोसेलेस। तो आगे से आपको ये कंक्लूजन याद रखना है कि जब भी दो परपेंडिकुलर सेम होंगे तो आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। नेक्स्ट करते हैं। इसमें बोले कि ट्रायंगल ए बी सी में डी मिड पॉइंट है बी सी का, ठीक है, ए बी सी डी मिड पॉइंट है बी सी का। इफ डी एल इज परपेंडिकुलर टू ए बी, ठीक है, डी एल परपेंडिकुलर है ए बी पे, और डी एम इज परपेंडिकुलर टू ए सी, ठीक है, डी एम इज परपेंडिकुलर टू ए सी सच दैट डी एल इज इक्वल टू डी एम, ठीक है, ये दोनों इक्वल है। तो मैं बताना फिर से, देखो ट्रायंगल क्या होगा, तो मैं कंस्ट्रक्शन करता हूँ, मैं ए को ना सी से ज्वाइन कर देता हूँ। तो अगर डी मिड पॉइंट था, इन्होंने स्टार्टिंग में बोला था ना कि डी मिड पॉइंट है, तो मतलब ये दोनों साइड्स भी इक्वल है, ठीक है, ये दोनों साइड्स इक्वल है। तो अगर ये मीडियन है, तो इस वाले ट्रायंगल का एरिया इक्वल होगा किस ट्रायंगल के, इस वाले ट्रायंगल के, ठीक है ना, मिड पॉइंट है ये क्योंकि। तो मैं बोल सकता हूँ ट्रायंगल ए बी डी का एरिया इक्वल होगा ट्रायंगल ए सी डी के एरिया के। तो अब फिर से हम प्रॉपर्टी लगाते हैं हाफ बेस इंटू हाइट वाली, कि एरिया कितना होता है हाफ बेस इंटू हाइट। तो हाफ, जब हाइट ये है, सॉरी, जब हाइट ये है तो बेस क्या हो जाएगा ए बी, तो हाफ ए बी इंटू हाइट डी एल, और जब हाइट ये है डी एम, तो बेस कितना हो जाएगा ए सी, तो हाफ ए सी इंटू डी एम। अब इन्होंने दे रखा था हमें कि डी एल इक्वल है डी एम के, ये गिवन है, तो देखो हाफ से हाफ तो कट गया, डी एल से ये डी एम कट गया, तो फिर से क्या आ गया ए बी इज इक्वल टू ए सी। तो आपको यहाँ से भी कंक्लूजन याद रखना है कि ये ट्रायंगल फिर से क्या हो जाएगा आइसोसेलेस। जब भी आपके पास ये कंडीशन हो जाए तो आप चेक करने मत बैठना, आप डायरेक्ट बोलना कि ये ट्रायंगल होगा आइसोसेलेस।
इस बार बोले कि मीडियंस ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल, तो बताओ ट्रायंगल क्या होगा। तो जब भी जिस ट्रायंगल की मीडियन सारी इक्वल होती है वो होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। इसमें बोला है कि सम ऑफ टू साइड्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 16। तो मतलब 2a कितना है, इसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं, तो 2a अगर 16 है तो a कितना हो गया 8 सेंटीमीटर। तो इसलिए थर्ड साइड कितनी होगी 8 ही होगी। ऑप्शन नंबर डी। इसमें हमसे एरिया पूछा है इक्विलेटरल ट्रायंगल का जिसकी साइड है 16 सेंटीमीटर। तो एरिया क्या होता है, ये होता है √3/4 a²। तो √3/4 साइड कितनी थी ट्रायंगल की 16, 4 से कट गया 16, तो ये आ गया 64√3। ऑप्शन नंबर बी मेरा आंसर हो गया। इस बार हमें देखो एरिया दे रखा है, हमसे लेंथ पूछी है, ये आपके लिए होगा बेसिक क्वेश्चन है। इसमें दिया है कि ट्रायंगल पी क्यू आर में 3 साइड्स इक्वल हैं, तो मतलब ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। फिर बोला है कि पी एम इज परपेंडिकुलर टू क्यू आर, तो मैंने ड्रॉ करा एक ट्रायंगल पी क्यू आर, पी क्यू आर। अब पी एम इस पर परपेंडिकुलर है, तो बोला कि कौन सी इक्वलिटी होल्ड करेगी। तो देखो इसमें हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है √3/2 इंटू साइड। अब हाइट यहाँ पे क्या दे रखी है हमें, हाइट हमारी पी एम है, तो हाइट की जगह पी एम लिख देते हैं। तो पी एम इज इक्वल टू √3/2, और साइड की जगह पे मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, सारी साइड्स इक्वल है, पी क्यू इक्वल है क्यू आर के और पी आर के, तो मैं कुछ भी लिख सकता हूँ यहाँ पे। चलो पी क्यू लिख देता हूँ। तो अब अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूँ तो ये हो जाएगा पी एम स्क्वायर इज इक्वल टू 3/4 पी क्यू स्क्वायर। तो 4 PM स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 3 PQ स्क्वायर के। तो अब बस ये हमें देखना है कि कौन से ऑप्शन में ये दिख रहा है हमें, 4 PM स्क्वायर इज इक्वल टू 3 PQ स्क्वायर। तो देखो ऑप्शन नंबर बी मेरा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं। इसमें दे रखा है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल पी क्यू आर में ऐसे एक पॉइंट है ऑन द साइड क्यू आर सच दैट क्यू आर इज इक्वल टू 3QS। तो मैंने पहले ड्रॉ करा ट्रायंगल पी क्यू आर, पी क्यू आर। अब ऐसे एक पॉइंट था क्यू आर पे सच दैट क्यू आर इज इक्वल टू 3QS। तो अगर क्यू एस एक यूनिट है तो क्यू आर उसका 3 गुना होगा, तो वो होगा 3 यूनिट। तो इस हिसाब से एस आर हो जाएगा 2 यूनिट। फिर इन्होंने हमें पी क्यू की वैल्यू भी दे रखी है 9 सेंटीमीटर। तो क्योंकि देखो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो इसलिए पी क्यू इक्वल होगा क्यू आर के, इक्वल होगा पी आर के, सारी साइड इक्वल होंगी। तो मैं बोल सकता हूँ कि 3 यूनिट की एक्चुअल वैल्यू कितनी थी 9 सेंटीमीटर। तो 1 यूनिट की हो जाएगी 3 सेंटीमीटर और 2 यूनिट की हो जाएगी 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे मैंने इनकी एक्चुअल वैल्यू फाइंड आउट कर दी। सॉरी, ये हो जाएगा 3 सेंटीमीटर और ये हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। फिर बोला है कि हमें लेंथ बताओ पी एस की। तो पी एस की लेंथ यानी कि हमें इसकी लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो इसमें सारे एंगल कितने होते हैं 60 डिग्री के होते हैं। तो बस इसमें हम लगा सकते हैं कोसाइन रूल। आप बस फोकस करो इस वाले ट्रायंगल पे, ठीक है। तो इसमें पी एस स्क्वायर किसके इक्वल होगा, जिन दो साइड्स ने एंगल को घेरा हुआ है, एक तो 9 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर माइनस 2 × 9 × 3 इंटू कॉस ऑफ द एंगल यानी कि cos 60। तो ये हो गया 81 प्लस 9 माइनस 54 इंटू cos 60 हो जाएगा 1/2। तो 90 माइनस 27, ये हो गया 63। तो पी एस हो गया, पी एस स्क्वायर आ गया 63, तो पी एस हो जाएगा √63। अब इसको उन्होंने और सिंप्लीफाई करा नहीं हुआ ऑप्शन में, इसलिए ऑप्शन नंबर ए मेरा आंसर हो गया। नेक्स्ट करते हैं। फिर से देखो ट्रायंगल ए बी सी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, डी एक पॉइंट है बी सी पे सच दैट बी डी और बी सी की रेशो दे रखी है 1:3। तो मैंने पहले ड्रॉ करा ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी। इस पे डी एक पॉइंट था और बी डी और बी सी की रेशो दे रखी है 1:3। तो मतलब ये अगर एक है तो बी सी कितना होगा, बी सी होगा 3, तो डी सी हो जाएगा इस हिसाब से 2। फिर इस बार इन्होंने हमें ए डी दे दिया, जो हमने पिछली बार फाइंड आउट करा था ना वो इस बार इन्होंने हमें दे दिया कितना 5√7 सेंटीमीटर। और इस बार हमसे पूछा है कि साइड ऑफ द ट्रायंगल बताओ। तो देखो साइड क्या हो जाएगी हम मान सकते हैं, इसको मैं एक्स बोल देता हूँ, इसको 2x। तो टोटल साइड कितनी हो जाएगी 3x। तो ये भी 3x और ये भी 3x। तो हमें 3x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अब देखो या तो आप इसमें सेम कॉसाइन रूल लगा दो कि ये एंगल 60 डिग्री हो गया, तो आप इसमें कॉसाइन रूल लगा देना सिर्फ इस वाले पार्ट में।
या फिर अब मैं आपको दूसरा मेथड बता देता हूँ इसको करने का, जो आप पिछले क्वेश्चन में भी अप्लाई कर सकते थे, कि हम इसमें ना स्टुअर्ट्स थ्योरम भी लगा सकते हैं। स्टुअर्ट्स थ्योरम, तो इसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि ए डी का स्क्वायर इक्वल होगा ए बी इंटू ए सी माइनस बी डी इंटू डी सी। तो मैंने क्या करा, इसका स्क्वायर, ठीक है, इक्वल होता है किसके, इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट। ठीक है, तो बस यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं। ए डी हमें दे रखा था ऑलरेडी कितना, 5√7। तो 5√7 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी है 3x, तो 3x इंटू ए सी कितना है 3x माइनस बी डी है x और डी सी है 2x। तो ये हो गया 25 × 7 175 इज इक्वल टू 9x² माइनस 2x²। तो 7x² आ गया 175, 7 से कट गया 2 × 14 7 5 35, तो x आ गया 5। तो बस साइड कितनी थी, साइड थी 3x, यानी कि 3 इंटू 5 15 सेंटीमीटर हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। इस बार बोले कि मेजर ऑफ ईच साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 16 सेंटीमीटर। तो बताओ रेशियो ऑफ इट्स पेरीमीटर एंड सम ऑफ इट्स मीडियंस। तो पेरीमीटर और मीडियंस का सम पूछा है, सम ऑफ मीडियंस यानी कि 3 मीडियंस का। तो पेरीमीटर कितना होता है इसका 3a, 3 इंटू साइड। और मीडियन कितने होते हैं, देखो 3 मीडियन है, और हर मीडियन की वैल्यू कितनी होती है √3/2a। हम यहाँ पे देखो a की वैल्यू उन्होंने हमें दे रखी है, साइड दे रखी है 16 सेंटीमीटर, पर उसको बिना पुट करे ये आंसर आ जाएगा हमारा, क्योंकि a से a तो देखो कट ही जाना है, 3 से 3 भी कट गया, कितना आ गया 2/√3, यानी कि ऑप्शन नंबर डी मेरा आंसर होगा। इस बार बोले कि ए बी सी एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, पी क्यू आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ए बी बी सी एंड सी ए। ठीक है, ये बन गया ट्राइंगल ए बी सी। फिर इसके मिड पॉइंट्स हैं पी क्यू और ये आर। तो हमसे पी क्यू आर का इन्होंने एरिया पूछा है। तो जब भी हम मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके कोई ट्राइंगल बनाते हैं तो उसका एरिया कितना होता है 1/4 ऑफ बिगर ट्राइंगल ए बी सी। हम ऐसा क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हैं। कितना हो जाएगा 1/4 ऑफ ए बी सी का एरिया हो जाएगा √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, तो 8 इंटू 8, तो ये आ गया 4√3। ऑप्शन नंबर बी मेरा आंसर हो जाएगा। देखो इस बार बोला है कि एक्स वाई जेड 3 इक्विलेटरल ट्राइंगल है और सम ऑफ द एरियाज ऑफ एक्स एंड वाई इज इक्वल टू द एरिया ऑफ जेड। फिर साइड लेंथ दे रखी है हमें एक्स और वाई की 6 और 8। फिर हमसे पूछे साइड लेंथ बताओ जेड की। तो एक्स वाई और जेड की हमारे पास साइड की रेशो क्या हो सकती है 6 8, जेड की हमें नहीं पता, उसको ब्लैंक छोड़ देते हैं। तो बताओ एरिया की रेशो कितनी हो जाएगी, हम साइड की रेशो का स्क्वायर कर देते हैं, तो यानी कि 36 और ये 64। अब इन्होंने जो क्या लाइन बोली थी कि सम ऑफ द एरियाज ऑफ एक्स एंड वाई इज इक्वल टू द एरिया ऑफ जेड। तो मतलब एक्स और वाई के एरिया का सम जेड के इक्वल है, तो जेड का एरिया हो जाएगा 36 + 64 यानी कि 100। तो अब देखो एरिया से साइड पे जाने के लिए मुझे क्या करना पड़ रहा है, अंडर रूट करना पड़ रहा है। 36 का अंडर रूट ही तो 6 होता है, तो इसलिए 100 का अंडर रूट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10। तो जेड की साइड पता चल गई मुझे 10 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए मेरा आंसर हो गया।